मैं सत्येंद्र सिंह। हम लोग पिछले क्लास में देखा था कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है और कुछ हम लोगों ने न्यूमेरिकल देखे थे। अगर न्यूमेरिकल देखे दोस्तों तो हम लोगों ने देखा था स्नेल के नियम पर आधारित जो सवाल होते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होते हैं फिजिक्स का, वो हम लोगों ने देखा था। वो हमारा अपवर्तनांक निकालने का पहला तरीका था। आज हम लोग देखते हैं जो हमारा अपवर्तनांक निकालने का जो दूसरा तरीका है वो हमारा था। और हमने आपको बताया था कि अपवर्तनांक जो होता है, अगर किसी माध्यम में अपवर्तनांक हम निकालें, कोई मीडियम है, तो वहाँ पे क्या होगा, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, ये हमारा दूसरा तरीका है। और यहाँ से देखें NM और वायु में प्रकाश चाल VA और माध्यम में प्रकाश चाल VM, मीडियम। कोई भी मीडियम हो सकता है, आप चाहे इसे NM कहिए, चाहे इसी को हम लोग लिख सकते हैं ANM। मतलब पहले प्रकाश किस में गया था, वायु में, फिर किस में गया, मीडियम में। तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, इसे क्या कहेंगे, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, आइए देखते हैं। न्यूमेरिकल में जैसे कहेगा, आपको दे देगा वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड है, तथा जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक कितना होगा। दोस्तों ये हमारा सवाल बनेगा और इसे निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, यही। अगर देखें वायु में प्रकाश की चाल, तो वायु में प्रकाश की चाल हम क्या ले लेंगे, VA कितना, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। और दूसरा हमारा क्या है, जल में प्रकाश की चाल, तो VW, माध्यम क्या हो गया, W, तो यहाँ पर 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये हमारा मीडियम में क्या हो गया, प्रकाश की चाल हो गई। अब यहाँ पर कहा है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW, W मतलब वाटर, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना होगा। तो हम ये फार्मूला तभी लगाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर देखें, अगर हम यहाँ देखें तो VA अपान क्या होगा, VM, जो आगे है उसका वेग, जो पीछे है उसका वेग। तो यहाँ पर क्या है, हमें निकालना ANW, तो इसका मतलब वायु में प्रकाश की चाल बट्टा जल में प्रकाश की चाल। और ये फार्मूला हम तभी लगाएंगे जब दोस्तों हमारे पास प्रकाश की चाल दिया रहेगा और माध्यम का अपवर्तनांक पूछेगा, तभी हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड और बटे 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये कट गया, इसका मतलब इसका कोई मात्रक नहीं आएगा, ये भी कट गया, तो यहाँ से बचा 3/2.25, तो ANW। अगर आप भाग देंगे तो लगभग यही 1.33 के करीब में आएगा। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो लगभग 1.33 करीब में आएगा। यही क्या हो गया दोस्तों, अपवर्तनांक हो गया। समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या था, दूसरा तरीका था। एक सवाल और देखते हैं। जैसे अगर यहाँ पे कहते कि वायु में प्रकाश की चाल आपकी कितनी दी है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड दिया है, और यही कह दे कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, तो 2×10⁸ मीटर पर सेकंड, और कह दे कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तब क्या करेंगे आप, तो आप सीधा सीधा यहाँ क्या करेंगे, ANG बराबर VA अपान क्या हो जाएगा, VG, और यहाँ से VA का मान 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, और ये हो जाएगा 2×10⁸
मीटर पर सेकेंड। ये आपका कैंसिल हो गया, यहाँ से हो जाएगा 3/2 और हम भाग देंगे 1 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसका मतलब ANG का मान 1.5 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया हमारा वैल्यू हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा दोस्तों, हम लोग एक चीज़ क्या देखे हैं कि पिछले क्लास में जो पिछला वीडियो हमने पढ़ाया था उत्क्रमणिकता के सिद्धांत से हम लोगों ने देखा था कि अगर 1n2 है दिया हुआ है, हमें 2n1 निकालना है, तो 1 हम लोग क्या करते 1n2 करते थे, ये हमारा फार्मूला था। अगर जैसे यहाँ दोस्त क्या दे दिया कि ANG का मान कितना है, ANG का मान कितना है 3/2 या 1.5, बात एक ही है 3/2, तो हमने कह दिया कि GNA का मान कितना होगा, GNA का मान कितना होगा। ये क्या है y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये क्या है y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और अगर यही कह दे GNA, इसका मतलब कि कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक। अब हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सीधा सीधा GNA बराबर क्या हो जाएगा 1/ANG इसके आधार पर, और यहाँ से GNA बराबर यहाँ ANG का मान कितना है 2/3, 3 ऊपर जाएगा तो 3 कितना हो जाएगा, सॉरी 3/2, ये वैल्यू कितना है 3/2, और ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/3। तो GNA क्या मान कितना हो गया दोस्तों 2/3। समझ में आ गया कि नहीं। तो ये आपका क्या था अपवर्तनांक निकालने का तरीका था, लेकिन ये आपका तभी केवल काम करेगा फार्मूला जब हमारे पास क्या उपस्थित होगा, चाल उपस्थित होगा, तभी हम इस फार्मूले का हम उपयोग कर सकेंगे, वरना नहीं कर सकेंगे। ठीक है दोस्त, आगे बात करते हैं। ये हमारा न्यूमेरिकल निकालने का तरीका है। हम लोग न्यूमेरिकल भी थोड़ा थोड़ा करते चलेंगे और साथ में थोड़ा थोड़ा थ्योरी भी पढ़ते चलेंगे। आइए हम लोग अगला जो हमारा टॉपिक है उसको भी देखते हैं। प्रकाश अपवर्तनांक की प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भरता। अपवर्तनांक की प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भरता। मतलब जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है वो अपवर्तनांक पर कैसे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले एक चीज़ देख ले दोस्तों, हम लोग जानते हैं प्रकाश जो चलता है वो किस रूप में चलता है, तरंग दैर्ध्य रूप में, और प्रकाश ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, और ये क्या हो गया उसका, ये मेन पॉइंट हो गया, ऐसे चलेगा। अब ये इसका अगर हम तरंग दैर्ध्य निकालें तो यहाँ से क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो आप यहाँ से ले लो, और फिर एक चक्कर कंप्लीट किया, ये फिर यहाँ से क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, आप यहाँ से ले लो। ये जो लंबाई होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं, लैम्बडा कहते हैं। तरंग दैर्ध्य को हम लोग लैम्बडा से लिखते हैं। या फिर हम कह सकते हैं, या हम और क्या कह सकते हैं, दो, इसे क्या कहेंगे, श्रृंग कहेंगे, क्रस्ट कहेंगे, और इसे गर्त कहेंगे, ट्रफ कहेंगे, ट्रफ, और इसे दोस्त हम क्या कहेंगे, क्रस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रस्ट। तो हम कह सकते हैं दो श्रृंग के बीच की जो दूरी होगी उसे हम तरंग दैर्ध्य कहेंगे, या हम कह सकते हैं दो गर्तों के बीच की दूरी होती है उसे ही हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो आप कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन याद रखिएगा आप जहाँ से शुरू करते हो अगला का अंत वहीं पर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम बात करते हैं जो प्रकाश होता है, जब चलता है प्रकाश, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जब चलता है तो ये क्या हो गया, आपका प्रथम माध्यम हो गया, ये क्या हो गया, द्वितीय माध्यम। जब प्रकाश यहाँ से इस माध्यम से इस माध्यम में आया तो क्या होगा, ये अभिलंब की ओर झुकेगा या अभिलंब से दूर जाएगा, अपवर्तन की घटना होगी।
ये प्रथम माध्यम हो गया, ये क्या हो गया, द्वितीय माध्यम। आप जानते हो कि प्रकाश क्या होता है, दो अलग अलग माध्यम, प्रकाश की जो चाल होती है दोस्तों वो क्या होती है, अलग अलग। हम लोग क्या जानते हैं कि प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल अगर तरंग के आधार पर देखें तो होता है आवृत्ति, आवृत्ति गुणित तरंग दैर्ध्य होता है, आवृत्ति गुणित तरंग दैर्ध्य। प्रकाश की चाल को हम v से लिखते हैं, आवृत्ति को न्यू से लिखते हैं, इसे न्यू कहेंगे, न्यू, ठीक है, न्यू। और यहाँ तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से, तो v बराबर न्यू लैम्डा। ये क्या होता है दोस्त, फार्मूला होता है। अब अगर ये माध्यम दोनों अलग अलग है तो यहाँ पर प्रकाश की चाल क्या होगी, अलग अलग। तो हम यहाँ पर एक बात कहेंगे कि प्रकाश क्या कर रहा है, इस प्रथम माध्यम से द्वितीय माध्यम में जा रहा है। तो दोस्त याद रखिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कुछ उसका कंडीशन होता है। तो यहाँ हम लिख रहे हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है, दूसरे माध्यम में जाता है, तो क्या होता है, तो प्रकाश की चाल क्या हो जाती है दोस्त, बदल जाता है, प्रकाश की चाल बदल जाती है, बदल जाती है। इसका मतलब कि अगर इसमें क्या होगा, प्रकाश चाल v1 होगा तो दोस्त इसमें क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा, इसमें प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, v2। तो प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। दूसरा नंबर, आवृत्ति नहीं बदलती, आवृत्ति नहीं बदलती। इसका मतलब कि दोनों माध्यमों में आवृत्ति नहीं बदलती है। इसका मतलब दोनों माध्यमों पर जो प्रकाश की आवृत्ति होगी वो नहीं बदलेगी। अगर हमने कहा कि इसमें न्यू होगा तो इसमें भी दोस्त क्या होगा, न्यू होगा। चाल तो बदल गई लेकिन आवृत्ति क्या है, समान है। और तीसरा नंबर क्या हो जाता है, तरंग दैर्ध्य बदल जाता है। याद रखिएगा, तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, बदल जाती है। इसका मतलब इस माध्यम में तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से लिखते हैं, तो इस माध्यम में लैम्डा 1, तो इसमें क्या होगा, लैम्डा 2। अब हमारे पास क्या है, v बराबर क्या है, न्यू लैम्डा है। तो अगर हम यहाँ प्रथम माध्यम के लिए ले तो प्रथम माध्यम में चाल कितना है, v1 है, और आवृत्ति कितनी है, न्यू है, और तरंग दैर्ध्य कितना है, लैम्डा 1। ऐसे दूसरे माध्यम के लिए ले, दूसरे माध्यम में चाल कितना है, v2 है, और आवृत्ति कितनी है, न्यू है, और ये कितना है, लैम्डा 2। और दोस्त अगर यहीं से हम v1 अपान क्या कर दे, v2 कर दे, तो न्यू लैम्डा 1 अपान क्या हो जाएगा, लैम्डा 2। क्या न्यू से न्यू कट गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v1 अपान v2 बराबर लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2। ये तो इनमें रिलेशन हो गया, ये तो इनमें रिलेशन हो गया। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, अपवर्तनांक की प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भरता। जो अपवर्तनांक होता है बच्चों, वो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर कैसे डिपेंड करता है, इस चीज़ को हमें सीखना है। अगर हमें दोस्त ये सीखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले फॉर्म में, इस वाले फार्मूले में हमें क्या करना पड़ेगा, अपवर्तनांक के टर्म को लाना पड़ेगा। मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। आइएगा, मैं बिल्कुल एकदम आराम से जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कहीं पर भी दिक्कत ना हो। और कमेंट में अपनी राय को ज़रूर व्यक्त करें, आपको कैसा लगता है, और लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं दोस्त, हम लोगों ने अभी देखा, हम लोगों ने एक चीज़ देखा था कि ANG, तो वेग के रूप में VA अपान क्या लिखा था, VG लिखा था। अगर यही 1 and 2 होता तो क्या लिखते, V1 अपान V2 लिखते कि नहीं। इसका मतलब कि V1 अपान V2, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं। और इसी को हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, तीसरे नंबर वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि V1 N1 बराबर V2 N2। इसका मतलब हम क्या लें, V1 V2 बराबर लें तो क्या हो जाएगा, N2 अपान N1। ये फार्मूला होता है।
ठीक है, पिछली क्लास में आपने देखा, तीसरे नंबर वीडियो में आप जाके देखिएगा, वहाँ पे मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं V1 अपान V2 बराबर N2 अपान क्या हो जाएगा N1 बराबर λ1 अपान क्या हो जाएगा λ2। ये आपका। तो हमें यहाँ से क्या देखना है, हमें देखना कि अपवर्तनांक का तरंग दैर्ध्य के साथ कैसा रिलेशन है। तो दोस्त देखो, अपवर्तनांक N2 अपान क्या होगा N1 बराबर λ1 अपान क्या हो जाएगा λ2। अब यहाँ देखें तो ये N2 है और ये क्या है λ2, ये N1 है, ये क्या है λ1। दोनों में जो रिलेशन है वो कैसा फिट हो रहा है, क्या दो के दोनों में उल्टा संबंध फिट हो रहा है, पता चला कि नहीं। अगर नहीं पता चला तो देखते हैं। जैसे हमने कहा दोस्त, ये N2 बराबर, अगर हम इसको बंद कर लें, अगर इसको हम बंद कर लें तो क्या हो जाएगा आपका 1/λ2 होगा कि नहीं। अगर हम ऐसे ले लें N1 और λ1 की बात करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/N1 बराबर λ1 होगा कि नहीं। और इसको हम इधर कर दें, इसको इधर कर लें तो हम लिख सकते हैं, या हम पलट दें, इसका बटा क्या हो जाएगा 1 पलट दें तो N1 बराबर क्या हो जाएगा 1/λ1। तो कुल मिला के देखिए, ये N2 बराबर 1/λ2, N1 बराबर 1/λ2, दोनों में कैसा रिलेशन है, उल्टा संबंध है कि नहीं, व्युत्क्रम वाला है। तो हम लिख सकते हैं n इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है लैम्डा होता है, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा होता है। मतलब किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, उस माध्यम के जो तरंग दैर्ध्य होता है प्रकाश का, उसके क्या होता है व्युत्क्रम होता है, इनवर्स होता है। और आप जानते हो दोस्त कि इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स में आपका जो संबंध होता है, किसी माध्यम का अगर अपवर्तनांक जितना जाता है उसमें प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या होगा उतना ही कम होगा। अगर अपवर्तनांक कम है तो उसमें प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या होगा ज़्यादा होगा। यही इसमें क्या होता है दोस्त, रिलेशन होता है, और इसी के बारे में हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो कई बार बहुविकल्पी में भी आपका पूछ लिया जाता है तो आप लोग लिख सकते हो। हम यहाँ लिख सकते हैं जिस माध्यम का अपवर्तनांक, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है उस माध्यम में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कम होता है, तथा जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उस माध्यम में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या था, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य और इसमें संबंध था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। हमने पहले देखा कि न्यूमेरिकल कैसे निकालते हैं और फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा, और ऐसे ही करके दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पढ़ते चलेंगे और चीज़ों को आसानी से समझते चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।